मैं 19 सब्जेक्ट्स का कस्टम मॉड्यूल लगाती थी पूरा, तो एक सब्जेक्ट रिवीजन पे चलता था और 19 सब्जेक्ट्स कस्टम मॉड्यूल। तो सिर्फ बेनिफिट ये होता था कि कोई भी सब्जेक्ट अनटच्ड नहीं है, क्योंकि 19 सब्जेक्ट का कस्टम मॉड्यूल लगा के हर एक सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा तो टच करते हो। यूक्रेन में तो ऐसे ही था कि उनका टेक्स्ट बुक होता था, वो हमें खरीदना होता था, वो उससे वो वाइवल है। मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रॉम कॉलेज। मैंने ये सोचा था कि वहां पे जाके खुद से ही पढ़ना है, तो इसलिए मैं खुद से थोड़ा देख लेती थी। So what do you think students should keep in mind before choosing MBBS abroad? तो मोस्टली कोर्स इज ऑफ 6 ईयर। उसमें एज सच यूनिवर्सिटी तो इतना डिफरेंस नहीं होता, कॉस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं। जिस सिटी में हम जा रहे हैं उसको थोड़ा देखना होता है, क्योंकि वो मैटर करते हैं, क्योंकि हम वहाँ 6 ईयर स्पेंड करने वाले हैं। मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कि कोई फ्रेंड से डिस्कस करो, क्योंकि वो भी सेम बोट में एंड आप भी, तो वो ज्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके कोई सीनियर है, जैसे मेरे पास सर थे, तो मैं सर से डिस्कस कर लेती थी, वो मुझे गाइड कर देते। So if you are an FMG aspirant who feels lost in preparation, if you study every day but still feel like you remember nothing, and if your scores are stuck despite putting in effort, episode is for you. Today's story is about the confusion, consistency, and a mindset shift that changed everything. From starting MBBS in Ukraine, transferring to Russia during difficult times, and then coming back to India to face the reality of FMG preparation. Dr. Shreya's journey is reminded that the clearing this exam is not about the shortcuts. Sometimes the real difference comes from the small habits, like daily MCQs, proper review, and the right guidance at the right time. So let's listen to the journey of Dr. Shreya. So hello, Dr. Shreya, how are you? Hello, sir. I'm fine. So let's talk about your journey, like from the NEET UG part. You have taken a drop during your NEET UG, and then after that you went for your FMG. Means you went outside India to doing your MBBS. So how was your journey at that? So when I took drop, I didn't got like government. Like we all wish that we should get some government seat here only, but because of my marks, I didn't able to get the government seat. So then after searching and after my father suggested me about this FMG. So then after that first counseling got finished, I just decided that okay, I have to go to abroad to continue my like studies. So it was a random thing. It was not my first decision to go to abroad. So looking back your journey doing your MBBS abroad, so what do you think students should keep in mind before choosing MBBS abroad? So क्योंकि वहाँ पे like पूरा 6 ईयर हमें स्पेंड करना होता है, मोस्टली कोर्स इज ऑफ 6 ईयर, तो उसमें हम एज सच यूनिवर्सिटी तो इतना डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी सेम होती है, कॉस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो हमें वहाँ लाइक एक जिस सिटी में हम जा रहे हैं उसको थोड़ा देखना होता है, क्योंकि वो मैटर करते हैं, क्योंकि हम वहाँ 6 ईयर स्पेंड करने वाले हैं। एंड थोड़ा बहुत क्योंकि अभी वॉर भी था, तो उसको कहाँ ज्यादा वो चीज कंसिडर करके अभी देखना चाहिए किसी को भी कॉलेज। तो जैसे तुमने मतलब जब MBBS करने तुम बाहर गए, तो यू स्टार्टेड योर MBBS इन यूक्रेन, फिर ट्रांसफर हुए रशिया में, तो ये पूरा ट्रांजिशन फेज कैसा था? क्या क्या प्रॉब्लम तुमने फेस करी और उसको ओवरकम कैसे किया? सर हमारे टाइम कोविड भी था, तो फर्स्ट ईयर में लॉकडाउन भी हो गया था। उस टाइम पे भी हमने इवैक्यूएट किया था यूक्रेन से। देन अब फिर उसके बाद वॉर हुआ, तो वॉर एक्चुअली स्टार्ट हो गया तो उसके बाद मैं आई, तो वो मैंने पूरा प्रोसेस, वो बॉर्डर तक जाना, देन वो सब भी मैंने किया है। तो वो था थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, क्योंकि वहां पे आप ही खुद थे, आपके साथ जो स्टूडेंट्स है वो देखने के लिए है। बाकी थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा था हमें गवर्नमेंट से उस टाइम पे, तो सब मिला के सब कुछ हो गया। देन फिर हम इधर, मैं जब वापस आई इंडिया, तब फिर हमारा डिसाइड हुआ कि वापस तो मैं नहीं जा सकती यूक्रेन, तो फिर ट्रांसफर वाज द लास्ट ऑप्शन कि वहां पे बेटर यही था। तो जो भी MBBS करने जैसे रसिया जा रहा है, चाइना जा रहा है, मतलब आउटसाइड इंडिया जो MBBS कर रहे हैं, तो
उनका एज एज पर जैसे कि हम इमोशनल देखें या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखें और उनके जो स्ट्रगल रहती है वो सारी चीजें देखें, तो क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो स्टूडेंट फेस करता है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू स्टडी, उसके अलावा भी अगर वो इंडिया के बाहर जाके एमबीबीएस करता है तो क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स वो फेस करता है? बहुत लोग पहली बार अपने घर से निकल रहे होते हैं, बहुत लोग मतलब लोग कोचिंग के लिए भी नहीं निकले होते कभी, तो उनके लिए बहुत ज्यादा नया एक नया एटमॉस्फेयर, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एक इंसान आपको अच्छे से ट्रीट करेगा। तो वो एक चीज होता है, वो कहीं पे भी रहे, इधर रहे या बाहर रहे, तो आप मिलते हो लोगों से, तो आपको नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो वो भी एक पार्ट है एक लाइफ का। एंड फिर वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल ये भी होते हैं कि हमें हर दिन ये सोचना होता है कि खाने के लिए क्या बनाए। तो वो हमारे लिए, मतलब मैं वेजिटेरियन, तो मुझे सोचना पड़ता था कि आज क्या बनाना है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता था, पढ़ाई से भी ज्यादा। तो मतलब और तो कॉलेज में कैसा रहता था जर्नी, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड? सर कॉलेज मैं पहले से, पता नहीं मुझे ऐसा था कि मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रॉम कॉलेज। मैंने ये सोचा था कि वहां पे जाके खुद से ही पढ़ना है, ये मुझे फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ये पता था, तो मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं करती थी कॉलेज से। एंड मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए पढ़ती थी, बट वो जैसे कुछ दिन, एक दिन क्लास से पहले पहले मैंने उस उनका मटेरियल देख लिया, क्योंकि डिफरेंस था वहां पे, उनकी टेक्स्ट बुक हमें मिलता था, लाइक यूक्रेन में तो ऐसे ही था कि उनका टेक्स्ट बुक होता था, वो हमें खरीदना होता था, वो उससे वो वाइवल है। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा थोड़ा अपना, क्योंकि मुझे कभी यूनिवर्सिटी वाला पढ़ना पसंद ही नहीं आया, जो मतलब लाइक वो वैसे पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं खुद से थोड़ा देख लेती थी, फिर और बाद में वाइवा के लिए मैं ऐसे प्रिपेयर करती थी। तो ओवरऑल जो जो तुम्हारी जर्नी रही, अगर उसकी हम बात करें, तो उससे तुम्हारे पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आए, तुमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, मतलब कैसा शेप एज ए पर्सन तुम्हारा कैसे रहा? सर मैंने एक चीज जो ज्यादातर सीखी है वो है कि लेट गो करना, और जो मैं अभी प्रोसेस में हूँ, क्योंकि मुझे इजी, इतना इजी नहीं है कि let go कर सकूं। तो वो सबसे बड़ी चीज है जो मैंने इस पूरी जर्नी में सीखी है। अच्छा। और फिर तुमने उसके बाद से ऑफलाइन कोचिंग लिया 6 मंथ्स का, तो कोचिंग ने तुम्हारे कैसे जर्नी, मतलब कोचिंग ने कैसे हेल्प किया तुम्हारे प्रिपरेशन? सर कोचिंग में, लाइक कोचिंग का पार्ट रहता है, एक कोर्स, एक डायरेक्शन मिल जाता है कि आप वो जो पूरा इतना बड़ा कोर्स होता है उसको आप शॉर्ट में कैसे क्या चीज करना है, वो सारा डायरेक्शन रहता है। फिर देन टीचर्स भी गाइड करते हैं, बीच बीच में वो मोटिवेट करते हैं, बट फिर जब कोचिंग खत्म हो जाते है, फिर उसके बाद आपके 2 महीने, 2-3 महीने आप खुद होते हो, है ना, आपको खुद को ही संभालना होता है, जो कि मैंने ये चीज रियलाइज की कि वो 4 महीने जब तक कोचिंग चल रहा है तब तक तो ठीक है, टीचर भी है सामने, वो सब चल रहा है, लेकिन वो फिर 2-3 महीने जो एग्जाम से पहले होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मतलब खुद से डील करना होता है। तो दे मैं बोलती हूँ कोचिंग ने हेल्प किया, बट मैं 50% उसको लाइक क्रेडिट देती हूँ अपनी उसका। तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले जो तुमने पढ़ाई करी थी एमबीबीएस में बाहर, फिर वापस आने के बाद से तुमने कोचिंग ज्वाइन किया, तो मैं तुमने क्या डिफरेंस देखा कि मतलब प्रिपरेशन करते समय क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो तुमको, लोगों को ध्यान रखना चाहिए एज पर तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है? सर जैसे कि मैंने, मेरे लिए एक चीज बेनिफिट था, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में किया हुआ था, तो मतलब मैंने वेकेशन बैच भी ज्वाइन किया था जब मैं आई थी छुट्टी में, तो 2 महीने को उससे भी मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला। देन मैं अपने साइड से थोड़ा थोड़ा करती रहती थी इधर उधर से, मतलब मेरा ऐसा रहता था कि मुझे एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर पर्टिकुलर सही, ऐसा रहता कि एक टीचर फिक्स करना है, तो वो चीज एक ओवरव्यू ले ले हर सब्जेक्ट का, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का, और वो फिर इधर आते तो उसको एकदम से कोचिंग, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत स्ट्रगल लगेगा या समझने में डिफिकल्टी होगी, जो कि एक बेनिफिट होता है अगर आप पहले से थोड़ा करके आते हो, मतलब बहुत डिटेल में नहीं करना है, बट एक ओवरव्यू लेने की है क्या सब्जेक्ट में, वैसा। ओके, तो फिर तुमको सलाह शॉट्स के बारे में कैसे पता चला? सर वो बहुत ज्यादा रैंडम था, और आई थिंक वो भगवान की वजह से मुझे एक ब्लेसिंग था कि शायद मेरा सिलेक्शन होना था, वो इसके थ्रू होना था। तो मैं ऐसी रैंडमली वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, तो मुझे फिर एक किसी का वीडियो था, उसमें उन्होंने बताया था, तब मैंने ऐसे ही इनरोल कर दिया, फ्री का कंसल्ट
मतलब ऐसे ही एक सेशन, तो मैंने वो एनरोल कर दिया, मेरा कोई प्लान नहीं था। बट देन डॉक्टर मिहिर से मेरी बात हुई और फिर मैंने मैम ने भी फिर मुझे बोला कि एक बार ट्राई तो करो, शायद हेल्प कर दे। एंड आई थिंक वो सबसे ज्यादा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा क्रेडिट मैं सर को देना चाहूंगी। सर ने लिटरली मेरे लिए बहुत हेल्प किया ये 2 महीने। तो अगर मैं ऐसे तुम्हारी जर्नी को सलाह शॉर्ट्स के थ्रू, डॉक्टर मीर के थ्रू जो जो हेल्प मिली, अगर उसको शॉर्ट में जानना चाहे तो किस तरह से, किस टाइप से हेल्प किया उसने उसने तुम्हें? सब पहले तो मेरा एमसीक्यू का बिल्कुल भी प्रॉपर ट्रैक नहीं था। मैं करती थी लेकिन जैसे मुझे प्रॉपर रिव्यू करना नहीं आता था कि, और मुझे उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था, तो मैं थोड़ा ऐसे खुद से डिसअपॉइंट हो गई थी कि ऐसे कि इतना टाइम लगेगा एक एक पेपर को रिव्यू करने में, तो फिर कैसे कैसे मैं और एमसीक्यू कर पाऊंगी। तब फिर मुझे सबसे बड़ा डायरेक्शन तो और प्रॉपर जो एक ट्रैक पे आया एमसीक्यू का, वो सर ही आया था। जिस चीज के लिए मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी सोल्यूशन, वही सबसे ज्यादा मुझे वही सोल्यूशन मिला मुझे आफ्टर ज्वाइनिंग these सेशंस। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था रिगार्डिंग ये एमसीक्यू। इवन मैं टाइम मैनेज भी बाद में भी मुझे बहुत डिफिकल्ट होता था ये टाइम मैनेज करना, बट फिर उन्होंने मुझे ऐप भी सजेस्ट किया कि मैं स्पीड बढ़ा सकूं। तो और भी बीच बीच में सर, जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी या मैं खुद में मुझे बहुत ज्यादा डाउट मुझे बहुत होता था, इवन एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने उनको लिखा था आई लॉस्ट होप ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझे हर बार जब भी पॉसिबल हुआ उन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे सेशंस लिए, और उन्होंने मुझे लॉजिकली समझा, ऐसे नहीं जस्ट कि मुझे मोटिवेट करना है। उन्होंने मेरे जीटी स्कोर्स को एनालाइज करते हुए उन्होंने तब मुझे बोला। तो एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने क्लियर किया है, तो वो एक अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी तो देता ही है। तो अगर तुमसे कोई पूछे ऐसे कि सलाह शॉर्ट्स का नाम सुनते तुम्हारे दिमाग में क्या फीलिंग्स आती है, तो तुम उसको कैसे बोलोगी? So I'm blessed to take sessions from Salah Shots. ओके। तो अगर तुम्हारे प्रिपरेशन की टेक्निकल वाली बातें करें तो एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स से तुम्हारा जो प्रिपरेशन था उसमें क्या क्या चेंजेस आए, मतलब तुमको क्या क्या फायदे हुए? सर डॉक्टर मिहिर हरदम बोलते थे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस है जो तुमको तुम्हारा एक जो गोल है वो तुमको अचीव करने को तुम पॉसिबल होगा। तो वो ही सबसे बड़ी चीज है जो लास्ट के 2 मंथ में मैंने जो किया, वही मेरे सिलेक्शन का और मेरा क्लियर। क्योंकि जब तक मैं अगर एमसीक्यू नहीं करती तो मुझे आइडिया ही नहीं होता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और मैंने मेंशन भी किया कि मतलब अगर आप वहां बैठते हो तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और वो स्टेट बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन आपने जितना प्रैक्टिस किया होता है वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में बैक ऑफ द माइंड वो स्टोर रहता है। तो जो आंसर्स आ रहे होते हैं वो फाइनली वो आपके प्रैक्टिस से ही आ रहे होते हैं, कि आपने जितना प्रैक्टिस किया वो उस समय ब्रेन आपको आंसर्स वैसे ही देता है। तो आप जितना काम रहोगे वो आंसर्स आप आएंगे। तो मुझे तो हेल्प ऐसे मिला कि एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना भी किया उससे बहुत ज्यादा मुझे एनालाइज करने में, और जैसे और भी जो थ्योरी जहाँ मिस करती हूँ, या फिर जब जैसे मैं 19 सब्जेक्ट्स का कस्टम मॉड्यूल लगाती थी पूरा, तो एक सब्जेक्ट रिवीजन पे चलता था और 19 सब्जेक्ट्स कस्टम मॉड्यूल। तो सिर्फ बेनिफिट ये होता था कि वो कोई भी सब्जेक्ट ऐसे बिल्कुल ही हम अनटच्ड नहीं है, क्योंकि 19 सब्जेक्ट का कस्टम मॉड्यूल लगा के हर एक सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा तो टच करते हो। तो जब मैं उस सब्जेक्ट का रिवाइज करती थी तो मुझे याद आता था कि अच्छा ये एमसीक्यू में ऐसे था ऐसे था। तो वो चीजें हेल्प करती है प्रिपरेशन में। जैसे तुमने बताया कि तुमको टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक, तो मेनली तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट में किस चीज में प्रॉब्लम हो रहा था? सर मुझे एक तो रिव्यू करने में टाइम लगता था क्वेश्चंस को, क्योंकि मुझे नहीं समझ, जैसे एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल्ड होता है कोई भी ऐप में, तो मुझे समझ नहीं आता कि किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को मुझे लाइक रीड करना है। तो उस मुझे फिर सर ने ही सजेस्ट किया कि तुम ये एक ऐप इंटरवल टाइमर करके एक ऐप है, तुम 1 मिनट रिव्यू, देन मैंने उसको कभी किया भी कभी कभार नहीं भी किया। लेकिन जब मैंने यूज किया तो मैंने चेंज देखा था कि मेरा स्पीड बढ़ा था।
तो मुझे रिव्यू करने में बेसिकली टाइम, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का टाइमर तो रहता है सॉल्विंग का, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, बट रिव्यू में बहुत ज्यादा, तो मेरा टाइम उसमें बहुत ज्यादा था। जैसे तुमने बताया कि तुम लोगों के साथ एमसीक्यू डिस्कस करती थी, लेकिन डिस्कस करने से तुमको बहुत सारे फायदे नहीं हो रहे थे। तो तुमको क्या लगता है कि अगर मतलब ऐसा कोई अगर चाहे कि वो दूसरों के साथ एमसीक्यू डिस्कस करे तो क्या फायदा हो सकता है? सर वो डिपेंड करता है, वैसे मैं लाइक लोगों को बताने से ज्यादा सीखती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद ऐसा करने से मैं और सीखूंगी, मुझे ज्यादा रिविजन्स नहीं होगा, क्योंकि मैं जितना ज्यादा लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं मुझे चीजें आ जाती है और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। बट फिर वो लास्ट के 2 महीने के लिए वो सही नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं सबको एक्सप्लेन, वो टाइम मैच नहीं किया, तो वो सारी चीजें लाइक मेरे लिए थोड़ा सा ये हो गया कि मैंने वेस्ट कर दिया उस चक्कर में कुछ टाइम। तो वो डिपेंड करता है, अगर बहुत पहले से वो शुरू कर रहे हो तो शायद वो किसी किसी के लिए बेनिफिट हो सकते हैं, वो मतलब वो सब्जेक्टिव हो जाता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे तुमने तो बोला कि अगर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मतलब तुम्हारा जो प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो अगर ऐसे नॉर्मल पूछें तो तुमने क्या क्या मिस्टेक्स किए रिवीजन करते समय जिसको तुमने आगे जाके इम्प्रूव किया, या तुम कुछ बच्चों मतलब जो बच्चे एफएमजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा सजेशन देना चाहती हो कि जब भी वो रिवीजन करें तो इस पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखें? सब मैं तो मुझे जो हेल्प किया वो ये था कि मैंने कब बहुत ही लाइक मतलब कोचिंग में पढ़ाया मैंने, मोस्टली उसको आके रिवाइज किया, यार ये तो किया कि नेक्स्ट क्लास जब उसका लगेगा तो उससे पहले मैं रिवाइज कर लूंगी, तो मुझे बैकलॉग्स नहीं हुआ, ये मुझे बहुत बेनिफिट किया। तो ये मैंने जब मैंने वेकेशन बैच में अपनी क्लासेस ली थी तब ये रियलाइज हुआ था, तो मैंने जब एक्चुअल में अपनी प्रिपरेशन के लिए क्लासेस ली तब मैंने ये अवॉइड किया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये बैकलॉग रखूंगी तो ये भी इसका बर्डन रहेगा और आगे का प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। तो बैकलॉग्स ना नहीं रखो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, एक अच्छी सही पोजीशन में रहेंगे। देन दूसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि मस्ट है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते कभी। तो क्योंकि मैंने लोगों से अपने प्रिपरेशन में भी लोगों से पूछा था, जो मेरे सीनियर्स थे कुछ एक दो, तो उनका जो रिपीटर्स थे उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने एमसीक्यू कम प्रैक्टिस किया, तो मैं ये अवेयर थी कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मैं शायद नहीं निकाल पाऊंगी एग्जाम। तो बट फिर मैं मतलब मुझे सेशंस मिले, देन इसमें ये मेरा प्रैक्टिस में आया एमसीक्यू, एंड देन आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। जैसे तुमने बताया कि लास्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन एक तरह से तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी चेंज हो गया, मतलब तुम्हारा एक तरह से कहें तो न्यू वर्जन आ गया, तो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें चेंजेस हुई थी? सर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता है कि वो सेम चीज को कैसे करना है। तो मुझे एक चीज ये समझ आई कि ये मैटर नहीं करता कि क्या करते हो, ये मतलब इसका भी रोल है, लेकिन सेम चीज, क्योंकि सारा सब लोग के पास सेम मटेरियल है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन हाउ यू करते हैं वो चीज बहुत चेंज करता है। तो मुझे ये चीज एक्सपीरियंस हुआ इस इधर बीच। देन ओवरऑल भी मुझे वो आदत लग गई थी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की डेली बेसिस पे, चाहे मैं उतना टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँ, क्योंकि जब भी मुझे सर टारगेट देते थे मैंने आज तक कभी वो टारगेट कभी पूरे तरीके से अचीव भी नहीं किया। बट एक आदत हैबिट डलना जो कि मुझे हरदम से चाहिए थी, कि वो एक जोन में जाना जहाँ पे आप पढ़ते हो, तो वो चीज चेंजेस था। एंड लाइक खुद में भी लाइक अलग एक्सपीरियंस मिलना, कि आगे अगर मैं कभी भी कहीं पे भी डाउट करती हूँ खुद को, तो पीछे देख के मैं देख सकती हाँ अगर मैंने मेहनत की है तो शायद अब भी मैं मेहनत करूंगी तो निकाल लूंगी। ये जैसे चीज तुमने मुझे बताया मिला। कि तुमने लास्ट के दिन मैसेज किया था डॉक्टर मीर को कि आई लॉस्ट होप, तो ऐसा बहुत बार होता है ना कि हमको ऐसा लगता है यार हमने तो इतनी पढ़ाई कर ली, कुछ याद नहीं रह रहा हमें। ठीक है, तो इस चीज को तुमने कैसे ओवरकम किया, ये वाली थिंकिंग को कि अरे यार मुझे तो कुछ याद नहीं है, लगता है कुछ नहीं आता? सब मतलब मैंने खुद से तो जितना मुझसे हो सका मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मतलब एक चीज अपने आप को भी बताया था स्टार्टिंग में कि इन सब चीज को सोच के
टाइम वेस्ट करना ही है खुद पे, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसको सोचोगे उतना ज्यादा अपने आप का टाइम वेस्ट करोगे। इंस्टेड ऑफ आप एक्शन करो तो शायद अपने आप ही डर चला जाएगा। तो वो डर ये था, लेकिन फिर लास्ट लास्ट में आते आते सबको ही डर लगता है, तो मुझे भी डर लग रहा था। एंड मुझे काफी बार डाउट हुआ हर जीटीज में, जब भी मेरे मार्क्स थोड़े थोड़े बढ़ते थे, मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि ये मेरी वजह से है, ये पता नहीं कैसे मार्क्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं हरदम मेरे पास बोल देती थी, कुछ भी होता था मैं टेक्स्ट कर देती थी, सर मुझे फिर गाइड करते थे उसके हिसाब से। एंड वो मुझे दिखाते थे कि देखो नहीं, तुम्हारे जीटी स्कोर्स ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे है तुम्हारे में। तो ऐसे उन्होंने मुझे ज्यादा हेल्प किया देन मैंने खुद से ये किया। बट देन आप एक्शन करते रहोगे तो आई थिंक वो फियर धीमे धीमे चला भी जाएगा। ये एक टाइम पे मेरे था ऐसा। तो तुमने ये सोशल लाइफ और रिलेशनशिप्स, ये जो फैमिली हो या जो भी हो, इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया अपने प्रिपरेशन फेज में? सर फैमिली में तो मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सब मैं मतलब मैं उतना बात भी नहीं करती थी उस बीच में, मतलब कभी कभार बीच बीच में कभी कभार बात कर लेती थी। उतना मैं मोस्टली टाइम लाइब्रेरी या इसमें चला ही जाता था। लेकिन अगर कोई ऐसे है जिसको जो कंफर्ट फील करते, तो एक बार अपने फैमिली से, मेरे पास सर थे तो मैं सर को डिस्कस कर लेती थी कोई भी चीज। तो अगर किसी को फैमिली से अगर हेल्प मिलती तो डेफिनेटली वो करे। बाकी मैं वैसे भी सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम तब मैं यूज भी नहीं करती थी उस टाइम पे। तो वो मेरे लिए थोड़ा इजी पार्ट था अपने आप में। अगर हम आजकल जो होता है ना, लोगों को बहुत मेंटल पीस वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो तुमने अपने मेंटल पीस को कैसे मेंटेन करके रखा अपने प्रिपरेशन फेज में? सर जब भी मुझे कभी कुछ चीज या किसी चीज का, किसी इंसान का कभी कुछ खराब लगता था इस 6 मंथ स्पेसिफिकली, तो मैंने पास से यही सीखा कि मैं जितना ज्यादा उस चीज को लेके चलूंगी, जितना टाइम के लिए मैं उसको स्ट्रेच करूंगी, वो मेरे लिए ही हार्मफुल होगा। तो अगर मैं 1-2 दिन थोड़ा मुझे या फिर कुछ भी हुआ कि किसी ने कुछ कह दिया, तो मैं उसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करती थी कॉन्शियसली, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा ही टाइम जाने वाला है। तो उसको ऐसे मैंने अपने आप ही अवॉइड कर दिया, हो भी गया मुझसे ऐसे, क्योंकि जब आपको पता है आपका टाइम जाने वाला है, तो फिर डेफिनेटली आप ड्वेल नहीं करोगे उन सारी चीजों पे। तो जब तुम एमबीबीएस बाहर कर रही थी, तो वहां भी सुनने को आता होगा ना, यार एफएमजी एग्जाम बहुत टफ है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो नीट यूजी क्लियर नहीं कर पाई। तो ये सारे इनसिक्योरिटीज, अंडर कॉन्फिडेंट रहना, इन सब चीजों को तुमने कैसे ओवरकम किया और कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, नहीं यार मैं कर सकती हूँ? सर जैसे मतलब ये था कि पता था कि अगर पढ़ूंगी मैं तो निकाल लूंगी, ऐसा था। लेकिन बहुत टाइम पे ऐसा आते, क्योंकि नीट यूजी नहीं क्लियर किया, तो फिर ये हम मतलब ये सेकंड चांस है अपने आप को थोड़ा प्रूव करने का। खुद भी हम लोग पहले जो भी बच्चे बाहर गए हैं, वो अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका लो ही रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने नीट यूजी नहीं निकाला तो अभी भी ये हो पाएगा या नहीं। तो उसमें मेरा भी था, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता था कि मुझे लगता था कि मैं ये एग्जाम निकालूंगी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट, थोड़ा मुझे आएगा, खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आगे भी मैं कर सकती हूँ। तो बट फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्शन करते जाएंगे तो अपने आप ही फियर और इनसिक्योरिटीज चला जाता है। एंड वो नेचुरल भी है कभी कभार आना, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो फिर मुझे लगता है कि वैसे जैसे डाउट है कि आप प्रिपेयर भी कर रहे हो प्रॉपर या नहीं, ऐसा। तो जैसे अभी कोई एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो ये सुन रहा है, तो तुम, और उसको कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम बहुत है, तो तुम उसको कैसे क्या एडवाइस देना चाहोगी कि वो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाए? जैसे मतलब मेरे लिए इस 6 मंथ में तो इजी रहा था, क्योंकि खुद से खुद से मुझे पता था कि अगर मैंने नहीं मेंटेन किया तो मतलब मेरा शायद जैसे बैकलॉग है, अगर मैंने नहीं मेंटेन किया, नहीं पढ़ा, कंसिस्टेंट नहीं रही, तो फिर मेरे बैकलॉग्स क्रिएट होंगे। मैं लास्ट मिनट में प्रेशर लेने वाली पर्सन हूँ नहीं कि लास्ट मिनट में बहुत, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर लास्ट मिनट के लिए छोड़ दूंगी चीजें तो मैं, एक तो उस टाइम का प्रेशर अलग रहेगा और ये अलग रहेगा प्रेशर बैकलॉग्स का। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही आप प्रॉपर
करते रहोगे, एंड आई थिंक अगर आप खुद आपको क्लियर करना है तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक अवेयरनेस रहता है कि मुझे करना है, तो वो हो जाता है अपने लिए। एंड अगर किसी दिन नहीं भी होता तो आप लाइक बहुत सारे ऐप होते हैं, आप किसी मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आप YPT एक ऐप है जिसमें आप एक लाइब्रेरी क्रिएट करके आप वहां पे लोग होते हैं, आप बैठो वहां पे दिखता है कि 10 घंटे लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफ, तो वो रहता है, तो उससे आपका भी फिर आपकी भी सिटिंग बढ़ती है। तो वैसे वैसे भी मैंने थोड़ा थोड़ा हेल्प किया था लास्ट में 2 मंथ्स में, कि मैं ऑन कर देती थी, जब ब्रेक के लिए जाती थी उसको ऑफ कर देती थी, वो काउंट होते कि 10 घंटे पढ़ा आज, वैसे पढ़ा, तो ऐसे रहता है। और अभी कोई प्रिपरेशन फेज में मान लो कि डेली पढ़ाई करने के बाद भी खुद को स्टक फील कर रहा हो, ठीक है, तो तुम उनको क्या कहना चाहोगी? मतलब वो क्या अपने में चेंजेस लाएं जिसके जो ये फीलिंग चली जाएगी? स्टक तो लाइक ऐसे है कि अपना काम करते रहो, क्योंकि तो स्टक फील कर रहे हैं या फिर तो मैं सजेस्ट करूंगी कि किसी से बात कर लो जो आपके सीनियर है, जो आपको प्रॉपर गाइड। मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कि कोई फ्रेंड से डिस्कस करो, क्योंकि वो भी सेम बोट में है एंड आप भी, तो वो ज्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके कोई सीनियर है, जैसे मेरे पास सर थे, तो मैं जब भी कुछ मुझे फील होता था मैं सर से डिस्कस कर लेती थी, उनको टेक्स्ट कर देती थी, वो मुझे गाइड कर देते थे। तो ऐसे, और दूसरा हर चीज मैं बोलती हूँ कि एक्शन करते हैं तो धीमे धीमे चीजें सॉल्व होने लगती हैं, आप नहीं तो भगवान हेल्प कर देते हैं, सोल्यूशन निकाल देता है उस चीज का। ठीक है, तो अपन अब रैपिड फायर राउंड शूट कर लेंगे, जिसमें इसमें तुमको जो भी आंसर है वो 1 सेंटेंस में देना, ठीक है? तो सबसे पहला है कि वन हैबिट दैट चेंज्ड एवरीथिंग। सर आई थिंक MCQ सॉल्विंग। ओके, वन मिस्टेक यू लर्न फ्रॉम। सर मतलब हर मतलब अपनी चीजों पे ज्यादा, मतलब मैं बोलूंगी MCQ प्रैक्टिस ही है, क्योंकि पहले मैंने नहीं किया था, बट फिर वो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उसी को अच्छे से करना चाहिए। वन माइंडसेट शिफ्ट दैट हेल्प यू द मोस्ट। सर रेजिलिएंट। वन ट्रूथ अबाउट FMG प्रिपरेशन। कि मतलब मुश्किल है, बट हाँ, लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो डेफिनेटली एंड आपके एक्शंस पे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। वन लाइन फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स। कि MCQ प्रैक्टिस करते रहो एंड बी रेजिलिएंट, और अपने मेंटल पीस को बहुत कामली मतलब रखो, सेफ रखो, क्योंकि यू आर द ओन मोटिवेटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज को बहुत अपने आप को अच्छे से ट्रीट करो इस बीच में, जो कि मैंने नहीं किया था कुछ बीच में। लास्ट के 2 मंथ्स में मैं बहुत अपने आप को ही डिमोटिवेट कर देती थी, खुद को ही वैसे, तब मुझे सर गाइड करते थे। तो ऐसे खुद को अच्छा रखोगे, खुद के मेंटल पीस को, तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। Okay, so your journey reminds us that success in exams like FMG doesn't come from doing everything perfectly. It comes from showing up every day. Daily MCQ, honest review of the mistakes, protecting your mental peace, and having the right mentor can completely change the direction of the preparation. So if you are feeling stuck right now, remember, improvement often begins with the small habits done consistently. So this is Salah Sorts, where real journey guide real doctors. So we will see you in the next episode. Thank you.